नमस्ते दोस्तों, ये क्लास 10th एसएसटी पॉट हिस्ट्री की ऑडियो है। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपको एक रिवीजन बुक का पीडीएफ दे रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप इस ऑडियो को सुनकर और एक बार पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। है ना कमाल की बात? तो देर किस बात की, अभी सुनिए और पढ़िए और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाए। तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि हमने यूरोप में देखा, नेशनलिज्म का मतलब नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन बन गया था। यानी लोगों में अपनी पहचान और बिलोंगिंग का एक नया सेंस डेवलप हुआ। नए सिंबल्स, नए आइडियाज और सॉन्ग्स ने कम्युनिटीज को रीडिफाइन किया, बाउंड्रीज को बदल दिया। अब सोचो, इंडिया में ये कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हुई। इंडिया में और बाकी कॉलोनीज में भी नेशनलिज्म का ग्रोथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। लोगों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए यूनिटी महसूस की। वाह, क्या बात है! ऐसे अलग अलग ग्रुप्स जो कॉलोनियलिज्म से ऑप्रेस्ड महसूस करते थे, एक शेयर्ड बॉन्ड में बंधने लगे। लेकिन ध्यान रखना, हर क्लास और ग्रुप ने कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स को अलग अलग महसूस किया। सबके एक्सपीरियंसेस अलग थे और फ्रीडम की सोच भी अलग अलग थी। यही तो इंटरेस्टिंग है ना? महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इन अलग अलग ग्रुप्स को एक मूवमेंट में लाने की कोशिश की, लेकिन यूनिटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबल नहीं थी। संघर्ष था, पर जज्बा भी था। पहले भी हमने पढ़ा था कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में इंडिया में नेशनलिज्म कैसे ग्रो हो रहा था। अब इस चैप्टर में हम 1920s से स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, कैसे अलग अलग ग्रुप्स इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे और कैसे नेशनलिज्म ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो बच्चों, रेडी हो जाओ इस एडवेंचर के लिए। ये जर्नी श्योर ही माइंड ब्लोइंग होगी। तो बच्चों, तैयार हो? अब हम एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट सब चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनलिज्म का आइडिया और भी फैल गया और कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक नई तरह की यूनिटी क्रिएट की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ईयर 1919 के बाद हमने देखा कि नेशनल मूवमेंट नए क्षेत्रों में फैलने लगी, नए सोशल ग्रुप्स जुड़े और स्ट्रगल के नए तरीके अपनाए गए। सबसे पहले वॉर ने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी। वॉर एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, जैसे कस्टम्स ड्यूटीज और इनकम टैक्स। वॉर के दौरान प्राइसेस डबल हो गईं, ईयर 1913 से ईयर 1918 के बीच, जिससे आम लोगों के लिए लाइफ और मुश्किल हो गई। विलेजेस को फोर्स किया गया कि वे सोल्जर्स और रिसोर्सेज सप्लाई करें और रूरल एरियाज में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ने वाइड स्प्रेड एंगर को जन्म दिया। फिर ईयर 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में क्रॉप्स की फेलियर और फूड शॉर्टेज ने हालात और बिगाड़ दिए। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी इस दौरान फैला और ईयर 1921 की सेंसस के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग फैमिन और एपिडेमिक के कारण मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि उनकी मुश्किलें वॉर के बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नए लीडर ने एक नई मोड ऑफ स्ट्रगल की बात कही। टॉपिक 1, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब बात करते हैं उस नए आइडिया की जिसे हम द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहते हैं। महात्मा गांधी जनवरी ईयर 1915 में इंडिया लौटे। साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने मास एजिटेशन का एक नया तरीका डेवलप किया था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह का मतलब था ट्रूथ की ताकत और इनजस्टिस के खिलाफ संघर्ष, बिना वायलेंस के। गांधी जी का मानना था कि अगर स्ट्रगल सच्चाई के लिए है तो फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती।
सत्याग्रह के जरिए ऑप्रेसर के कॉन्शियंस को अपील करके सच्चाई दिखाना ही अल्टीमेट विक्ट्री का रास्ता था। इंडिया में आते ही महात्मा गांधी ने अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ईयर 1917 में चंपारण में पेजेंट्स की मदद के लिए, फिर खेदा में क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक की वजह से परेशान फार्मर्स के लिए। ईयर 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए भी सत्याग्रह शुरू किया। टॉपिक 2, द रोलेट एक्ट। अब चलते हैं द रोलेट एक्ट टॉपिक की तरफ। सत्याग्रह मूवमेंट्स की सक्सेस के बाद गांधी जी ने 1919 में नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने का डिसीजन लिया। यह एक्ट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर्स देता था ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस किया जा सके। इस एक्ट के तहत इंडियन मेंबर्स की ऑपोजिशन के बावजूद अरेस्ट्स, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस और वायलेंस पर जोर दिया गया। रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, स्ट्राइक्स शुरू हुई और गांधी जी को अमृतसर से बाहर रखा गया। फिर 10 अप्रैल को पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया और इसी दौरान हुआ वो भयावह जलियनवाला बाग मैसेकर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। टॉपिक 3, व्हाई नॉन कोऑपरेशन। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि आखिर व्हाई नॉन कोऑपरेशन। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश रूल केवल इंडियन कोऑपरेशन की वजह से टिका हुआ है। अगर इंडियंस कोऑपरेट करना छोड़ दें तो 1 साल में ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा। गांधी जी ने मूवमेंट को अनफोल्ड करने का एक प्लान प्रपोज किया। ब्रिटिश टाइटल्स और सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट करना, स्कूल्स, गुड्स और फॉरेन जॉब्स का भी बॉयकॉट किया गया। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स को वायलेंस का डर था और कईयों ने अपोज भी किया। फाइनली दिसंबर ईयर 1920 में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किया। अब सवाल यह है, इस मूवमेंट का क्या असर हुआ? और बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सब चैप्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये जर्नी मजेदार लगी हो और आपने बहुत कुछ सीखा हो। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं और नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों, अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के पर्सपेक्टिव्स को समझने वाले हैं, जिसका नाम है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। सोचो, जब इतने सारे लोग एक बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो उनके खुद के भी कुछ एस्पिरेशंस होते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और स्वराज को लेकर उनकी अपनी क्या सोच थी। तो चलिए डाइव करते हैं इस नई जर्नी में। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। टॉपिक 1, द मूवमेंट इन द टाउन्स। सबसे पहले द मूवमेंट इन द टाउन्स के बारे में बात करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत सिटीज में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ हुई। हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिजाइन किया और कई लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। वाह, कितनी बड़ी बात है। सोचो, कितने लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया मूवमेंट के लिए। इलेक्शंस का भी बॉयकॉट हुआ। जैसे मद्रास में जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया क्योंकि उन्हें काउंसिल में पावर का एक जरिया दिखा जो पहले केवल ब्राह्मण तक ही सीमित था। इस मूवमेंट का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी था। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हुआ, लिकर शॉप्स पर पिकेटिंग हुई और फॉरेन क्लॉथ को जलाकर विरोध जताया गया। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ में गिरावट आई। ईयर 1921 और 1922 के बीच इसकी वैल्यू 102 करोड़ से गिरकर 57 करोड़ तक पहुंच गई। वाह, ऐसा बॉयकॉट जो ब्रिटिश इकोनॉमी को सीधा नुकसान पहुंचाए। बहुत से मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स को फाइनेंस करने से मना कर दिया और लोगों ने केवल इंडियन गुड्स का ही उपयोग करना शुरू कर दिया। सोचो, ये यूनिटी का पावर है। लेकिन यह आंदोलन सिटीज में कुछ समय बाद धीमा पड़ने लगा। खादी क्लॉथ महंगा था जिसे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करने के बाद भी यह सवाल बना रहा कि इनके ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस कैसे स्थापित होंगे। जैसे जैसे लोगों को मुश्किलें होने लगी, स्टूडेंट्स वापस गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने लगे और लॉयर्स भी कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिसेस को वापस करने लगे। समझ आया बच्चों? कभी कभी आंदोलन में चैलेंजेस भी आते हैं। टॉपिक 2, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब चलते हैं अगले सेक्शन पर,
रिबेलियन इन द कंट्री साइड। सिटीज के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में भी फैलने लगा, खासकर पेजेंट्स और ट्राइबल्स के बीच। अवध में इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्रा ने किया, जो एक सन्यासी थे और पहले फीजी में इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में काम कर चुके थे। वाह, ये हुई ना बात, एक साधु जो जनता की आवाज बन गया। यहाँ का आंदोलन तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो पेजेंट से बहुत ही हाई रेंट्स और अन्य तरह के चार्जेस की डिमांड करते थे। पेजेंट्स को तालुकदार्स के खेतों में बेगार के रूप में काम करना पड़ता था, यानी बिना पेमेंट के काम करना पड़ता था। ये सोचना भी मुश्किल है ना? टेनेंट्स के पास अपनी जमीन पर कोई अधिकार नहीं था और उन्हें लगातार इविक्ट किया जा सकता था। जून ईयर 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, ग्रामीणों से उनकी ग्रीवेंसेस सुनी और उन्हें समझने की कोशिश की। सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा जब एक बड़े नेता विलेजेस में जाकर लोगों की बात सुनते हैं। अक्टूबर तक ऊद किसान सभा का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्रा और कुछ अन्य नेताओं ने किया। इस सभा की एक महीने के अंदर ही अवध रीजन में 300 से ज्यादा ब्रांचेस स्थापित हो गई। क्या यूनिटी का स्ट्रेंथ दिख रहा है? जब 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने अवध के पेजेंट स्ट्रगल को ब्रॉडर स्ट्रगल का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन पेजेंट्स का संघर्ष कांग्रेस लीडरशिप के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, कुछ जगहों पर तालुकदार्स और मर्चेंट्स के घरों पर हमला किया गया और उनके बाजारों पर कब्जा कर लिया गया। विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन करना शुरू कर दिया और कई जगहों पर पेजेंट्स ने घोषणा की कि अब वे टैक्सेस नहीं देंगे और जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हुई ना बात, क्या हिम्मत थी लोगों में। टॉपिक 3, स्वराज इन द प्लांटेशंस। अब आते हैं स्वराज इन द प्लांटेशंस पर। प्लांटेशन वर्कर्स का स्वराज को लेकर अपना अलग नजरिया था। असम के प्लांटेशंस में काम करने वाले वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब था कि उन्हें फ्रीली मूव करने का अधिकार मिले और अपने गांव के साथ उनका लिंक बना रहे। उस वक्त इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर्स को बिना परमिशन के प्लांटेशन छोड़ने की अनुमति नहीं थी। सोचो कितना कठोर नियम था। जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स प्लांटेशंस को छोड़कर अपने गांव की ओर निकल पड़े। उनके मन में गांधी राज के आने की उम्मीद थी, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। सोचिए कितनी हिम्मत की बात है। फिर भी उनका हौसला बना रहा और उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। ये है असली साहस। और बच्चों, इसी के साथ हमारा सब चैप्टर डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट यहीं समाप्त होता है। इस सेक्शन ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने अपने अपने तरीकों से स्वराज को समझा और ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपने हिस्से का संघर्ष किया। वाह, कितना इंस्पायरिंग है ना इवना। अगले चैप्टर में हम इस जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, अब हम एक बहुत ही क्रूशियल सब चैप्टर पर आ गए हैं, जिसका नाम है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। सोचो, जब लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े होते हैं और अपने अधिकारों के लिए शांति से अपनी बात रखते हैं और विरोध करते हैं, तो उसे हम सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स ने ब्रिटिश रूल को चुनौती देने के लिए एक नया रास्ता चुना। रेडी हो सब? तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। टॉपिक 1, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फरवरी ईयर 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि आंदोलन कई जगहों पर वायलेंट हो रहा था और सत्याग्रहियों को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत थी। कांग्रेस में भी कई लीडर्स अब काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के अंदर रहकर ही बदलाव लाया जा सके। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया और काउंसिल्स में जाकर अपोज करने की योजना बनाई, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा लीडर्स ने रैडिकल मास एक्शन और फुल इंडिपेंडेंस की मांग पर जोर दिया। ईयर
28 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन भेजा, जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जायजा लेने के लिए था। लेकिन इस कमीशन में एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। सोचो कितना अनफेयर लगता होगा इंडियंस के लिए। जब ईयर 1928 में साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा, तो लोगों ने हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। अक्टूबर ईयर 1929 में लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस की वेग बात कही, लेकिन इससे कांग्रेस लीडर संतुष्ट नहीं हुए। दिसंबर ईयर 1920 मई चेन्नई को 29 में लाहौर कांग्रेस सेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की। तय हुआ कि जनवरी 26 ईयर 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, जब लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की शपथ लेंगे। अब गांधी जी ने एक पावरफुल सिंबल चुना, सॉल्ट। जनवरी 31 ईयर 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय अरविंद को एक लेटर लिखा, जिसमें 11 डिमांड्स रखी गईं, जिनमें सबसे अहम डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को खत्म करना। सॉल्ट एक ऐसा साधारण सा रिसोर्स है जिसे हर गरीब और अमीर इंसान इस्तेमाल करता है, और इस पर टैक्स लगाना ब्रिटिश ऑपरेशन का सिंबल बन गया था। मार्च 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक का सफर शुरू किया, जिसे सॉल्ट मार्च कहते हैं। ये जर्नी ओवर 240 माइल्स की थी, और इस मार्च में गांधी जी के साथ 78 वॉलंटियर्स भी थे। 24 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में गांधी जी ने हर जगह लोगों को स्वराज और ब्रिटिश कानूनों के पीसफुल उल्लंघन का मैसेज दिया। अप्रैल 6 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्री पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ा। वाह, क्या पावरफुल मैसेज था ये पूरे देश के लिए। इससे हिमोय पूरे देश में एक नई लहर पैदा हो गई और लोग कॉलोनियल लॉज को तोड़ने लगे। टॉपिक 2, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब बात करते हैं कि इस मूवमेंट में अलग अलग ग्रुप्स का क्या नजरिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विभिन्न सोशल ग्रुप्स ने अपने अपने रीजन से पार्टिसिपेट किया। गुजरात के पटेल और उत्तर प्रदेश के जाट जैसे ग्रामीण इलाकों के लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे। जब ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण उनकी इनकम पर असर पड़ा और प्राइसेस गिरने लगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल होकर हाई रेवेन्यू डिमांड्स का विरोध किया। वहीं छोटे टेनेंट फार्मर्स ने भी इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, क्योंकि उनकी भी इनकम पर असर पड़ रहा था। वो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस उनके हाई रेंट्स को कम करने की डिमांड करेगी। सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स ने भी रूरल एरियाज में मोबिलाइजेशन की कोशिश की। बिजनेस क्लास के लोगों ने भी इस मूवमेंट में अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई। ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करने में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि उनका मानना था कि स्वराज से इंडियन इकोनॉमी बिना रिस्ट्रिक्शंस के फ्लरिश कर सकेगी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी कुछ हद तक प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लिया, जैसे रेलवे वर्कर्स ने 1930 में स्ट्राइक की और डॉक वर्कर्स ने 1932 में प्रोटेस्ट किया। इस मूवमेंट का एक और हाईलाइट था महिलाओं का पार्टिसिपेशन। थाउजेंड्स ऑफ विमेन ने मार्चेस में हिस्सा लिया, सॉल्ट बनाया और लिकर शॉप्स का बॉयकॉट किया। वाह, देखो कैसे इस आंदोलन ने पूरे समाज को एकजुट कर दिया। यह है असली यूनिटी की ताकत। टॉपिक 3, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब आते हैं इस आंदोलन की कुछ सीमाओं पर। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। हर सोशल ग्रुप का स्वराज को लेकर अलग पर्सपेक्टिव था और उनकी अपनी अलग उम्मीदें थीं। जैसे कि अछूत या दलित वर्ग ने स्वराज को अपने सामाजिक सुधारों के तौर पर देखा। महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन का नाम दिया और उनके लिए टेंपल एंट्री और पब्लिक स्पेसेस एक्सेस के लिए सत्याग्रह किया। क्या समर्पण था गांधी जी का, है ना? डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई, वो भी इस मुद्दे पर अलग व्यू पॉइंट रखते थे। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की ताकि दलितों को राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिले। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी मांग को स्वीकार किया और पूना पैक्ट ऑफ सितंबर ईयर 1932 में दलितों के लिए रिजर्व्ड सीट्स का प्रावधान किया गया। मुस्लिम लीग का रिस्पांस भी लूकवार्म था। कांग्रेस की हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन के चलते
कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग महसूस किया। कम्युनल रायट्स और हिंदू मुस्लिम टेंशन्स की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की डिस्टेंस और बढ़ गई। एमए जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग रखी, लेकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा हल नहीं हो सका और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच फासला बढ़ता गया। और बच्चों, इसी के साथ हमारा सब चैप्टर टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस यहां समाप्त होता है। इस चैप्टर ने हमें यह सिखाया कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने हर सोशल ग्रुप को एकजुट करने का प्रयास किया और इसके अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़े। वाह, इस पूरी जर्नी में कितना कुछ सीखने को मिला। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग बातें एक्सप्लोर करेंगे। बच्चों, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सोचो, जब लोगों के दिलों में यह एहसास आता है कि वे सब एक ही देश का हिस्सा हैं, एक यूनिटी महसूस करते हैं, तो नेशनलिज्म और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन यह सेंस ऑफ बिलोंगिंग कैसे आया? कैसे लोगों ने यह महसूस किया कि वे एक नेशन का हिस्सा हैं, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटीज, रीजन्स या लैंग्वेज ग्रुप से ही क्यों ना हो? चलिए डाइव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में और जानते हैं कि नेशनलिज्म के इस एहसास को कैसे डेवलप किया गया। नेशन की पहचान को अक्सर किसी फिगर या इमेज के जरिए सिंबलाइज किया जाता है। ये एक इमेज की तरह होती है जिससे लोग नेशन को पहचान सकते हैं। 20th सेंचुरी में जैसे जैसे नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, इंडिया की आइडेंटिटी भारत माता की इमेज से विजुअलाइज की जाने लगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता की इमेज को क्रिएट किया। उन्होंने 1718 में वंदे मातरम हिम लिखा, जो बाद में उनकी नॉवेल आनंद मठ में शामिल किया गया। यह भजन स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में वाइडली गाया गया। फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई, जिसमें भारत माता को एक एस्थेटिक फिगर के रूप में दिखाया गया, काम, कंपोज्ड, डिवाइन और स्पिरिचुअल। यह इमेज पॉपुलर प्रिंट्स में वाइडली सर्कुलेटेड हुई और अलग अलग आर्टिस्ट्स द्वारा कई तरह से पेंट की गई। इस मदर फिगर के प्रति डिवोशन को नेशनलिज्म के प्रूफ के रूप में देखा गया। सोचो, जब लोग अपने नेशन को एक मदर फिगर के रूप में देखना शुरू करते हैं तो कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती होगी, है ना? नेशनलिज्म के आइडियाज को फैलाने में इंडियन फोकलोर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेट 19th सेंचुरी में इंडियन नेशनलिस्ट्स ने फोक टेल्स को कलेक्ट करना शुरू किया, जो कि ट्रेडिशनल कल्चर की पहचान और प्राइड का सिंबल बन गया। इन फोक टेल्स को बार्ड गाते थे और विलेजेस में जाकर इसे सुनाते थे, जिससे ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में इस मूवमेंट को हार्ट से लीड किया। उन्होंने बैलेड्स, नर्सरी राइम्स और मिथ्स को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि हमारी एंशिएंट कल्चर की आवाज हमेशा जिंदा रहे। सोचो, एक एक कहानी, एक एक गीत में हमारी हेरिटेज की खुशबू और हमारे पूर्वजों की सोच बसी हुई थी। टैगोर का मानना था कि इन कहानियों में हमारे गौरवशाली अतीत की झलक है, जो हमारी पहचान को और मजबूत बनाती है। मद्रास में नतेसा शास्त्री ने तमिल फोक टेल्स का एक विशाल 4 वॉल्यूम कलेक्शन तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया रखा। शास्त्री मानते थे कि ये फोकलोर असली नेशनल लिटरेचर है, जो लोगों के दिलों की सच्ची बातों और असली कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। उनकी सोच थी कि जब हम इन कहानियों को संजो कर रखते हैं तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। सोचो, इन कहानियों में हमारी मिट्टी की महक, हमारी परंपराओं का एसेंस और हमारी असली पहचान बसी हुई थी। क्या डेडिकेशन था उनके इस काम में! इतना एंगेजिंग प्रोसेस था, है ना? इमेजिन करो कि ये सभी फोक टेल्स और सॉन्ग्स लोगों के दिलों में प्राइड और बिलोंगिंग की भावना को कैसे जगा रहे होंगे। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, नेशनलिस्ट लीडर्स ने सिंबल्स और आइकन्स की इंपॉर्टेंस को समझा, जो लोगों में यूनिटी और नेशनलिज्म का एहसास जगा सकें। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में एक ट्राइकलर फ्लैग डिजाइन किया गया था, जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर्स थे। इस फ्लैग में 8 लोटसेस थे, जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, और एक क्रेसेंट मून था, जो हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को दर्शाता था। ईयर 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। यह भी एक ट्राइकलर फ्लैग था, जिसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर्स थे, और बीच में स्पिनिंग व्हील था,
जो गांधीयन सेल्फ हेल्प के आइडियल को रिप्रेजेंट करता था। सोचो, जब लोग इस फ्लैग को मार्च करते हुए प्राउडली होल्ड करते होंगे, तो ये सिंबल ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक डिफाइंस का सिंबल बन गया था। नेशनलिज्म का एक और स्ट्रॉन्ग तरीका था हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना। 19th सेंचुरी के अंत में इंडियंस को लगा कि उनकी हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखा जाना चाहिए ताकि प्राइड की भावना इंस्टिल की जा सके। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बैकवर्ड और प्रिमिटिव समझा और उन्हें इनकेपेबल बताया। लेकिन इंडियंस ने अपने ग्लोरियस पास्ट की खोज शुरू की, जिसमें एंशिएंट टाइम्स में आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर का महत्व था। नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज ने रीडर्स को पास्ट अचीवमेंट्स में प्राइड लेने के लिए इंस्पायर किया और उन्हें ब्रिटिश रूल की मिजरेबल कंडीशंस को बदलने के लिए एनकरेज किया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन एफर्ट्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स आईं। जब ग्लोरिफाइड पास्ट हिंदू सिंबल्स और इमेजरी से भर गया, तो बाकी कम्युनिटीज ने अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस किया। इमेजिन करो बच्चों कि कैसे हिस्ट्री और कल्चर की रीइंटरप्रिटेशन ने लोगों में प्राइड और बिलोंगिंगनेस की भावना को मजबूत किया, लेकिन यूनिटी के रास्ते में भी चैलेंजेस खड़े हुए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यहां समाप्त होता है। बच्चों, इस चैप्टर ने हमें यह सिखाया कि कैसे एक नेशन बनने की प्रक्रिया के लिए सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट्स ही नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना भी जरूरी होती है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी खनामी के नेतृत्व में लोगों की ग्रीवेंसेस को एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में बदलने की कोशिश की, लेकिन हर सोशल ग्रुप के अपने एस्पिरेशंस थे, जिनकी वजह से यूनिटी कई बार टूट भी जाती थी। इन अदर वर्ड्स, ये एक ऐसा नेशन था जो मल्टीपल वॉइसेस के साथ एक कॉमन गोल यानी फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल के लिए खड़ा हुआ था। आशा है कि इस जर्नी में आपको मजा आया होगा और आपने ये समझा कि नेशनलिज्म सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है।